हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के CRUD ऑपरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी आइटम को आप एडिट कैसे कर सकते हो, ऐड कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो और उसे आप अपडेट कैसे कर सकते हो। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका लारावेल के अंदर कैसे आपको रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, कैसे रिस्पॉन्स भेजना है। तो ये वीडियो होने वाली बिगनर्स के लिए, यानी कि वो लोग जो अभी लारावेल सीखना शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने अभी लारावेल स्टार्ट किया सीखना, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लारावेल है क्या। तो लारावेल क्या है कि ये एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ये क्या है कि फुल स्ट्रक्चर्ड एक PHP का फ्रेमवर्क है जो कि एक MVC बेस्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि MVC का मतलब क्या होता है और MVC बेस्ड होने का मतलब क्या है किसी फ्रेमवर्क का। तो MVC का मतलब होता है कि हम किसी भी क्वेरी को, यानी कि लारावेल के अंदर जो भी क्वेरीज आती हैं उसको हम एक पैटर्न के तौर पे सॉल्व करते हैं। और वो पैटर्न क्या है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, यानी कि जो MVC है वो एक पैटर्न है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि जैसे कि यदि कोई एक क्वेरी आती है या अपने ब्राउजर से आपने कोई एक राउट हिट किया, अब हमें उसे कैसे हैंडल करना है उस पूरे राउट को रिस्पॉन्स तक का। यानी कि जब हम रिक्वेस्ट लेते हैं और रिक्वेस्ट को फिर हम प्रोसेस करते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स देते हैं ब्राउज़र को। तो इस चीज़ में क्या होता है कि आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर काम में आता है। तो मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो कि डेटाबेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी आप डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर ऐड एडिट डिलीट करते हैं, तो वो सभी क्या होता है कि वो मॉडल के तौर पर होता है। कंट्रोलर क्या करता है कि कंट्रोलर आपका लॉजिकल थिंक होता है जो कि कनेक्ट करता है अपने आपके डेटाबेस यानी कि मॉडल को और आपके व्यू यानी कि फ्रंट एंड को। अब व्यू में क्या होता है कि आपका फ्रंट एंड आता है व्यू के अंदर। तो व्यू में क्या होता है, जैसे कि आपकी JS होगी, CSS होगी, HTML हो गया, ये सभी चीज़ें आपकी व्यू के पार्ट है। और मॉडल का क्या पार्ट है, आपका डेटाबेस का पार्ट जो भी है, जो भी बैकएंड का पार्ट है, यानी कि डेटाबेस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारे मॉडल के पार्ट है। कंट्रोलर क्या काम करता है कि ये दोनों को कनेक्ट करता है, यानी कि जो लॉजिक होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं, कंट्रोलर के अंदर। कि आपको डेटा को वैलिडेट करना है, डेटा आपको चेक करना है, आपको रोल एंड परमिशन आपको करना है, तो वो सब कुछ हम कहाँ करते हैं, कंट्रोलर के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि हम लारावेल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप laravel.com पर जाएंगे तो यहाँ पर यदि आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर हम लारावेल 9 यूज़ कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर। तो आप कंपोजर के थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं कि लारावेल को अपने प्रोजेक्ट अपने सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप लारावेल कंपोजर के साथ में करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि लारावेल का इंस्टॉलर आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि ग्लोबली आप लारावेल इंस्टॉलर को आप यूज़ कर पाओगे, फिर आप लारावेल न्यू करके आप जो है क्रिएट कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पर यदि मैं अपने सिस्टम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं कंपोजर का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2.2.4 है। और जो लारावेल इंस्टॉलर का जो वर्जन है, यानी कि लारावेल इंस्टॉलर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो उसका जो वर्जन है वो है 4.2.9। ठीक है। यदि आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है तो आपको जाना पड़ेगा कंपोजर की वेबसाइट पर। तो उसके लिए आपको कंपोजर यहाँ पर लिखना है गूगल के अंदर, और यहाँ पर composer.org वेबसाइट है, वहाँ पर जाना होगा और यहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको अपने सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम क्रिएट करते हैं कंपोजर के थ्रू। मैं लारावेल इंस्टॉलर के साथ में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंपोजर के थ्रू कर रहा हूँ। तो यदि आपके सिस्टम में कंपोजर है तो आपको लिखना है कि कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर है लारावेल CRUD। ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। अब देखिए, अभी इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। और अभी हमें क्या करना है कि अब जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था लारावेल CRUD, उसी नाम से हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी हो चुका होगा। एक डायरेक्टरी बना दी होगी लारावेल ने, और वहां पर जाने के लिए आपको क्या करना है कि CD और अपने प्रोजेक्ट का नाम जिस नाम से आपने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैंने किया था लारावेल CRUD के नाम से। तो मैं उस फोल्डर के अंदर चलता हूँ और वहां पर मैं रन करता हूँ PHP आर्टिजन सर्व। PHP आर्टिजन सर्व क्या है कि ये कमांड है जिससे कि आपका जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो रन होने लगता है लोकल होस्ट पर। यानी कि लोकल होस्ट आप देखेंगे 127.0.0.1 8000 पोर्ट है, आप उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर ब्राउजर में आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लारावेल का एक फ्रेश पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पेज आपको क्या है कि आपके लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चल रहा है।
अभी हम क्या करते हैं कि इसको सबलाइम के अंदर ओपन कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ फोल्डर है। एफ फोल्डर के अंदर आपको मॉडल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। HTTP यानी कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है URL से, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे देखिए कंट्रोलर वगैरह है, मिडिलवेयर आप यहाँ पर देख पाएंगे, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप फोल्डर है, यहाँ पे कैशिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें, जैसे डेटाबेस कनेक्शन वगैरह हो गया, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका माइग्रेशंस, यानी कि डेटाबेस रिलेटेड, यानी कि जो भी आप टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फैक्ट्री के अंदर आपको, और सीडर के अंदर आप क्या करते हैं कि डमी डेटा आप सीड करते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो उस चीज़ के लिए यूज होता है। लैंग्वेज जो फोल्डर है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे यदि आपकी वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज है तो आप यहाँ पर उस लैंग्वेज के बारे में जो भी आप चीज़ें लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। पब्लिक डायरेक्टरी आपकी पब्लिकली एक्सेसिबल रहती है। और यहाँ पे रिसोर्स डायरेक्टरी जो है, व्यूज फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आप HTML एंड CSS आप जो लिखते हैं ब्लेड फाइल के अंदर। ब्लेड एक क्या है कि एक जो इंजन है लारावेल का, जो कि HTML एंड CSS लिखने के काम में आता है। और जो अदर डायरेक्टरीज हैं जैसे CSS एंड JS हैं, वो भी आप यहाँ पर अपने यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा राउट्स फोल्डर। राउट्स फोल्डर यानी कि जो भी आपके URL हैं वो सभी यहाँ पर डिफाइंड होते हैं web.php के अंदर। ठीक है, आपके लारावेल से रिलेटेड जो भी URLs हैं आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और ये जो URL की जो व्यू है, आप यहाँ पर देखेंगे वेलकम है, तो ये वेलकम देखिए यहाँ पर व्यूज के अंदर है, तो यहाँ से ये उठाता है। फिर आता है आपका API.php। API.php के अंदर क्या है कि आपकी जो भी APIs, यदि आप लारावेल के अंदर आप APIs बनाते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक अलग फाइल दे रखी है कि भाई आप वहां पर आप लिखिए APIs को। स्टोरेज के अंदर आप जो भी आप अपने स्टोरेज यानी कि इमेजेस वगैरह स्टोर करना चाहते हैं वो आप रखेंगे। और टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्टिंग से रिलेटेड, यदि आप कोई टेस्ट कोड लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड तो आप वहां पर लिखते हैं। वेंडर फोल्डर के अंदर आपका कंपोजर रहता है, वो आपको पता ही होगा। यहाँ पर है webpack.mix.js, तो जो भी CSS और JS है वो हमारी कंपाइल होती है webpack.mix.js के साथ में। ठीक है, फिर आता है आपका composer.json। यहाँ पर आपके जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर देखेंगे। .env फाइल है, यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें रहती हैं, यानी कि जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे उन सबको फिर आप क्या करते हैं कि कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आप जो है फाइल के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। जैसे डेटाबेस रिलेटेड यदि आपको देखना तो यहाँ पर database.php आपको मिलेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सभी चीज़ें जो वेरिएबल्स हमने .env के अंदर डिफाइन किया वो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। और अपने प्रोजेक्ट के अंदर फिर हम बता रहे हैं कि भाई डेटाबेस क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, तो वो सभी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, .env से आ रही है। ठीक है, तो यदि मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे DB नेम लिखना रहेगा सबसे पहले कि आपका डेटाबेस कौन है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लारावेल CRUD करके, और उसका यूजर नेम क्या है, रूट, और पासवर्ड ब्लैंक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम XAMPP सर्वर हम जो स्टार्ट कर लेते हैं। XAMPP आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसके देखिए स्टार्ट हो गया। और अब हम चलते हैं अपने लोकल होस्ट जो हमारा PHP माई एडमिन है वहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए लारावेल CRUD है, और यहाँ पर ये ब्लैंक है फिलहाल के लिए, इसके अंदर कोई टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसको अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने राउट्स फोल्डर के अंदर, और हम यहाँ से देखते हैं कि कैसे हमारी जो अपनी ब्लेड फाइल है वो कैसे वर्क कर रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने व्यू के अंदर टेस्ट डाला हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा कि व्यू के अंदर एक test.blade.php क्रिएट करनी रहेगी। ठीक है, व्यू का जो नाम है वो है test.blade.php। ठीक है, और यहाँ पर आप HTML आप नॉर्मल जैसे आप लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना रहेगा। मैं आप लिखता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई ये हमारा है टेस्टिंग पेज। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर होम पेज पर हमने लगाया हुआ है, तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो अब मुझे यहाँ पर दिखेगा टेस्टिंग जो कि H1 टैग के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप जो है URL आप जो क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। और मान लीजिए आप जो है यहाँ पर एक और URL आप जो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं टेस्टिंग करके, जो URL का नाम है, और यहाँ पर हम पहले की तरह वेलकम रख देते हैं। और अब हम देखते हैं उस URL पर जा करके, यानी कि टेस्टिंग पर। तो एक हम करते हैं टेस्ट करके, फिलहाल यहाँ पर आना चाहिए 404 का एरर। ये देखिए यहाँ पर 404 है, नॉट फाउंड, क्योंकि जो URL का नाम है वो है टेस्टिंग। तो आपको यहाँ पर क्या डालना रहेगा, टेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे ING और जोड़ देता हूँ। अब देखिए अब मैं इस URL पे आ गया हूँ, तो वहाँ पर आपका यदि कॉन्टैक्ट का पेज है तो आप लिखिए कॉन्टैक्ट, और अबाउट अस का पेज है तो आप इस तरीके से आप उसको लिख पाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। अभी एक फोल्डर के अंदर यदि कोई ब्लेड फाइल होती है तो उसे हम कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने व्यूज के अंदर एक फोल्डर बना लिया कैटेगरीज करके, और यहाँ पर एक मैं फाइल बना लेता हूँ, और फाइल का नाम मैं रखता हूँ list.blade.php। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं list.blade.php करके। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है कुछ कंटेंट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML थोड़ा सा लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ भाई कैटेगरीज है ये, और यहाँ पर H1 टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कैटेगरीज। ठीक है, अब हमें इसे एक्सेस करना है कैटेगरीज को, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर टेस्टिंग के यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर है हमारी कैटेगरीज, और यहाँ पर जो टेस्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमें पहले फोल्डर का नाम रखना है। तो फोल्डर का नाम क्या है, कैटेगरीज डॉट, यहाँ पे डॉट से एक्सेस करना है आपको, बैकस्लैश नहीं लगाना है, यहाँ पे डॉट लगाना है, और फिर आपको फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है, लिस्ट। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर रिफ्रेश करना है, यानी कि यहाँ पे जाना कैटेगरीज पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कैटेगरीज जो फाइल है उसके अंदर जो HTML लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं या फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उस चीज़ को आप कुछ इस तरीके से आप एक्सेस कर पाएंगे अपने web.php के थ्रू, यानी कि वहां पर अपने सभी राउट्स को आप डिफाइन कर पाओगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसे होम पेज पर रख दिया है फिलहाल कैटेगरीज के लिए, और इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ बूट स्ट्रैप की CDN लगा लेते हैं। तो बूट स्ट्रैप की CDN के लिए मैं क्या करता हूँ कि W3 Schools के अंदर चलता हूँ, और वहां से टेबल्स के अंदर चलते हैं, और वहां से एक जो है डमी टेबल हम उठा लेते हैं कोई भी, और उसका हम पूरा कोड यहाँ से क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम अपने list.blade.php के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप की सभी CDN आपको मिल जाती है, तो आपको क्या करना होगा कि इंस्टॉल नहीं करना रहेगा बूटस्ट्रैप वगैरह, आप यहाँ से जल्दी से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से टेबल की जो रो वगैरह इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर फिलहाल के लिए कुछ टैग्स वगैरह लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, लास्ट नेम की जगह पे आप यहाँ पर कैटेगरी का जो टाइटल है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, और ईमेल की जगह हम लिख लेते हैं भाई कि यहाँ पर एक्शन है, यानी कि जो बटन्स वगैरह हमारे होंगे वो हम यहाँ पे लिख पाएंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर के तौर पे मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर डमी डेटा डाल देता हूँ, तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर है टेस्टिंग, और यहाँ पे एक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ बटन्स डाल देंगे। तो बटन के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि 2 बटन क्रिएट कर लेते हैं, एक तो एडिट का बटन रहेगा और एक डिलीट का बटन रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडिट, और यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे इन्फो की जगह इसको डेंजर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा रेड में दिखाई दे। ठीक है, इसको सेव करके वापस से हम जब ब्राउजर पर चलते हैं और इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो अभी आप देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, टेस्टिंग वगैरह एक टेबल हमें देखने को मिल रही है। अभी हम क्या करते हैं कि एक CSS फाइल हम ऐड करके देखते हैं कि हमें कहाँ पर ऐड करनी है और कैसे ऐड करनी है। तो CSS के लिए हम जो पब्लिक फोल्डर के अंदर चलेंगे, और वहां पर हम जो है एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं CSS नाम का, और उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, style.css रख लीजिए, या custom.css रख लीजिए, या app.css रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो फाइल का नाम मैं यहाँ पर style.css रख देता हूँ, और यहाँ पर एक फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ कि भाई इसका जो बैकग्राउंड है वो है ग्रे। ठीक है, इसको अब हमें इस फाइल के अंदर यदि डालना है तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिंक टैग के साथ में आपको जो लिंक देना है वो देना है, यहाँ पर असेट्स हेल्पर के साथ में आपको लिखना है CSS, और यहाँ पे फाइल का नाम, जो अपने फाइल का नाम देता है। तो असेट्स क्या है, ये एक हेल्पर है जो पॉइंट आउट कर रहा है पब्लिक डायरेक्टरी की तरफ, और वहां पर पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर CSS फोल्डर है, और उसके अंदर style.css है। यहाँ पर देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से आप जो है CSS वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम उसको जो उसका बैकग्राउंड है वो हम वाइट ही रखने वाले हैं, तो चेंज की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि यदि आपको CSS वगैरह कस्टम डालनी है तो आपको कैसे डालना रहेगा वो आपको पता चल सकता है वहां से। ठीक है, अभी हम यहाँ से कुछ मार्जिन टॉप कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा कि इसके लिस्टिंग में कुछ डेटा हमें शो करना रहेगा। तो लिस्टिंग में डेटा शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने वापस से टर्मिनल पर चलते हैं, और वहां पर लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। तो डेटा शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा व्यू फाइल है उसको हम सबसे पहले कंट्रोलर के थ्रू शो करते हैं। तो कंट्रोलर के लिए आपको क्या करना है कि PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और अपने कंट्रोलर का नाम। तो यहाँ पर कंट्रोलर का नाम क्या है, कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, ये जो हमारी कमांड है वो हमें लारावेल देता है, तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर PHP आर्टिजन। तो आपको यहाँ पे लारावेल दे देगा कि वो हमें कौन कौन सी कमांड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लारावेल फ्रेमवर्क का वर्जन है 9.4.1, और यहाँ पे देखिए अवेलेबल कमांड्स वगैरह है, यानी कि जो जो कमांड आप वहाँ पर रन कर पाएंगे। ऑथ आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, कैशिंग क्लियर कर सकते हैं,
कॉन्फ़िग का कैश है, डीबी वगैरह से रिलेटेड है, इवेंट्स वगैरह है। यहाँ पे मेक कमांड में देखिए, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, मेक चैनल है, मेक कमांड है, मेक जॉब है, यहीं पर आपको मिलेगा मेक कंट्रोलर। देखिए, तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि एक कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यही कमांड जो है मेक जो है वो हमें क्या करती है कि कुछ फाइलें क्रिएट करके देती है, जो लारावेल को थोड़ा सा इजी बनाती है कि हम आसानी से कोई भी फाइल हम जो क्रिएट कर सकते हैं अपने CMD के थ्रू। जैसे कि मैं यहाँ पर एक जो है दिखाता हूँ आपको राउट लिस्ट करके। जैसे कि यहाँ पर राउट लिस्ट है, इसको मैं रन करता हूँ। तो आपको रन करने के लिए क्या लिखना, PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, जैसा उसमें लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन राउट लिस्ट। तो आपको ये क्या करेगा कि आपको राउटिंग की लिस्टिंग दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी राउट्स हैं हमारे web.php के अंदर, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर को देखने के लिए आपको चलना रहेगा ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर। वहां पे मिलेगा आपको कंट्रोलर्स और वहां पर आपको मिलेगा कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप कमांड से आप जो है कंट्रोलर क्रिएट करते हैं वो सभी यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि होगा इंडेक्स फंक्शन, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि अपने व्यू को लोड करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, web.php के अंदर से ही हम लोड कर रहे थे, बट इस बार हम क्या करने वाले हैं कि हम सेम व्यू को कंट्रोलर के थ्रू लोड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस फंक्शन के जगह पे मैं बोलता हूँ कि भाई आपको जब कभी होम पेज मांगा जाए तो आपको क्या करना है कि आपको कैटेगरी कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को आपको देखना रहेगा। अब ये कैटेगरी कंट्रोलर लारावेल को पता नहीं कि क्या है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा टॉप पर कि भाई जो कैटेगरी कंट्रोलर है वो आपको मिलेगा ऐप HTTP कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। वहां पर आपको मिलेगा कैटेगरी कंट्रोलर, वहां पर आपको इंडेक्स मेथड को देखना है, ठीक है। अब हम वापस से इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें कुछ बदलाव नहीं दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि हमने सेम व्यू पेज को ही हमने लोड किया हुआ है, तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए सेम पेज दिखा है, हमें कोई चेंजेस वहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमने सेम जो हमारा व्यू था वो हमने लोड किया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं कि हम जो है माइग्रेशन वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। माइग्रेशन यानी कि टेबल, क्योंकि टेबल के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे और फिर वहां से हमें रिट्रीव करना रहेगा। तो हम यहाँ पे PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट कैटेगरीज टेबल। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो क्या है, वो टेबल का नाम है, ठीक है। आप चाहेंगे तो यहाँ से फ्लैग के तौर पे पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एंटर कीजिए और वहां पर आपको कैटेगरीज टेबल आपको देखने को मिलेगी आपके माइग्रेशन फोल्डर के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर और यहाँ पर चलेंगे माइग्रेशन के अंदर। यहाँ पर देखिए आपको एक टेबल देखने को मिली कैटेगरीज नाम की, ठीक है। ये देखिए ये एक फाइल है जो लारावेल ने हमें क्रिएट करके दी है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको कॉलम चाहिए अपने टेबल के अंदर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे टाइटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई टेबल जो स्ट्रिंग टाइप का है वो हमें टाइटल आप बना के दे दो। स्ट्रिंग क्या है, वो एक वैर का है जो आप यदि MySQL आपने थोड़ा बहुत यूज किया है तो आपको पता होगा। यहाँ पर आप इंटीजर बुलियन या टेक्स्ट टाइप का आप इस तरीके से आप जो है अलग अलग तरीके के आप फील्ड्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। नलेबल रख सकते हैं, डिफॉल्ट आप रख सकते हैं कोई भी पैरामीटर उसके अंदर। इस चीज़ के बारे में यदि आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे चलना चाहिए और वहां पर आपको सर्च करना है यहाँ पर माइग्रेशन के नाम से। यदि आप माइग्रेशन के अंदर जाएंगे वहां पर तो आपको यहाँ पर देखिए मिलेगा यहाँ पे अवेलेबल कॉलम टाइप्स। इस पर आप क्लिक कीजिए तो लारावेल आपको ये दिखाएगा कि लारावेल के अंदर कौन कौन से कॉलम टाइप्स अवेलेबल है। हमने स्ट्रिंग यूज किया था, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, डेट यूज कर सकते हैं, डेसिमल यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तरीके के यहाँ पे कहेंगे कॉलम्स आपको अवेलेबल है। इन पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको वो लारावेल बताता भी है कि आपको यूज कैसे करना है। जैसे कि मैंने अभी यूज किया था स्ट्रिंग का, तो आप कुछ इस तरीके से आपको लिखना रहेगा और वो आपको टेबल क्रिएट करके लारावेल आपको दे देगा। इसको यदि आपको देखना है कि आपके टेबल क्रिएट हुई है MySQL के अंदर की नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको लिखना PHP आर्टिजन माइग्रेट। अब PHP आर्टिजन माइग्रेट करने के बाद क्या होगा कि ये सभी टेबल्स को आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर करके दे देगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अपने MySQL के अंदर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं हम इसको रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी टेबल्स आपको देखने को मिल रही है। कैटेगरीज टेबल है आपकी, यूजर्स टेबल है आपकी। यहाँ पे जो क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड है वो क्या है, वो टाइम स्टैम्प है। यहाँ पर देखिए ये हमारा टाइम स्टैम्प है और यही सेम टाइम स्टैम्प आपको क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड आपको कॉलम आपको देता है आपके टेबल के अंदर, ठीक है। ये लारावेल क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है, यदि आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पर मॉडल है जो कि यूजर मॉडल है। यहाँ से क्या होता है कि वो टेबल कनेक्टेड होती है, यानी कि उस टेबल को यदि आपको यूज करना तो आपको एक मॉडल भी बनाना रहेगा। तो मुझे कैटेगरीज टेबल को यूज करना तो मुझे कैटेगरी नाम का एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रन करना PHP आर्टिजन मेक मॉडल और अपने मॉडल का नाम। तो मेरे मॉडल का नाम क्या है, कैटेगरी, ठीक है।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, हम वापस से PHP आर्टिजन सर्व कर देते हैं और यहाँ पर देखिए मॉडल्स फोल्डर के अंदर एक और फाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है जो कि है कैटेगरी के नाम की। अब ये जो कैटेगरी है ये हमारी कनेक्टेड है किससे, कैटेगरीज टेबल से, ठीक है। तो यदि मुझे सभी कैटेगरीज डेटाबेस से चाहिए होगी तो मुझे कैटेगरी मॉडल का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई मुझे कैटेगरीज सभी चाहिए। उसके लिए मुझे लिखना है यहाँ पर रहेगा कि भाई कैटेगरी जो हमारा मॉडल है उस क्लास का नाम आप जो है गेट करो, ठीक है। आप मैं यहाँ पर सिर्फ गेट यूज करूंगा तो वो हमें कैटेगरी के सभी टेबल्स के जो डेटा है वो ला के दे देगा। यहाँ पर हमें पाथ देना रहेगा कि भाई मॉडल क्या है, यानी कि कैटेगरी जो क्लास है वो क्या है, उसका पाथ हमें देना रहेगा ताकि लारावेल को पता चल सके कि वो एक मॉडल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट करने के बाद यहाँ पे आप ऑल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप गेट भी यूज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के साथ में आप जैसा यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैटेगरी को यदि मुझे पास करना है अपने HTML के अंदर दिखाने के लिए तो मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा भाई कैटेगरीज और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज है जो मैंने सिंगल कॉमा के अंदर लगा रखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसके अंदर क्या है कि आपको वेरिएबल का नाम है जिस नाम से आप यहाँ पर एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर लूप चलाने वाला हूँ क्योंकि वो एक एरे देगा और उस एरे के बीच में हमें क्या करना रहेगा कि फॉर ईच लूप चलाना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई कैटेगरीज एज कैटेगरी, ठीक है, फॉर ईच लूप है और यहाँ पे फॉर ईच को हमें क्या करना रहेगा कि एंड करना रहेगा। तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर एंड फॉर ईच, ठीक है। मैं आप लिखता हूँ एंड फॉर ईच करके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि वो सभी कैटेगरीज वगैरह प्रिंट हो जाएंगी जो इस कैटेगरी के साथ में आएंगे। यहाँ पर लूप क्या है कि एक जो है वेरिएबल है जिसके थ्रू आप जो इंडेक्स वैल्यू आप जो है हिट कर पाओगे लारावेल की, ठीक है। तो आपको यदि आपको लूप के अंदर यदि देखना है कि वो कौन से इंडेक्स पर है तो आप कुछ इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर कैटेगरी का क्या है कि हम टाइटल प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है भाई कैटेगरी का टाइटल आप यहाँ पर प्रिंट कर दो, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं सेव। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है फिलहाल के लिए, तो ये अभी हमें ब्लैंक दिखाई देगा क्योंकि हमने कोई डेटा नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैन्युअली इंसर्ट कर लेते हैं, यानी कि कुछ डेटा डमी के तौर पर हम यहाँ पर डाल के देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ टेस्टिंग डेटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई टेस्टिंग कैटेगरी है ये और यहाँ पे गो कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर करते हैं हम रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पर टेस्टिंग कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। सीरियल नंबर में 0 आ रहा है बिकॉज 0 इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर +1 आप कर दीजिए ताकि वो एक इंक्रीमेंट कर ले अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए अभी 1 आ चुका है। यहाँ पे टेस्टिंग की टाइटल वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको लिस्टिंग पेज पर जो भी डेटा आपको शो करना है आपको इस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर गेट भी यूज करोगे तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप इस तरीके से भी आप जो है फैच कर सकते हैं सभी डेटा को, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि एक बटन हम जो क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम क्या बोलेंगे कि ये एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक URL दे देते हैं जो कि होगा हमारा कैटेगरी और क्रिएट करके, ठीक है। ये एक बटन होगा तो उसके लिए थोड़ी सी CSS वगैरह भी आपको ऐड करनी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं भाई कि यहाँ पे न्यू कैटेगरी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई न्यू कैटेगरी और इसके अंदर कुछ क्लासेस वगैरह रख देते हैं जो कि हमें ये बताएगी कि ये एक बटन है, यानी कि बटन टाइप का एक शेप हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास BTN और BTN हम यहाँ पर रख देते हैं इन्फो करके, ठीक है। सेम हमारा बटन का जो कलर रहेगा वो रहेगा। अभी हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो अभी देखिए यहाँ पर न्यू कैटेगरी करके बटन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हमें ये URL बनाना रहेगा क्योंकि लारावेल को पता नहीं है कि ये URL है क्या, तो उसके लिए हमें चलना रहेगा web.php के अंदर और यहाँ पर हमें उसे डिफाइन करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम अपने URL का नाम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जैसे ही ये URL पे जाता है आपको एक मेथड आपको हिट करना रहेगा। तो मेथड आपको क्या बनाना रहेगा, क्रिएट नाम का कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। तो आपको वापस चलना है कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर और वहां पर इसी नाम से आपको एक मेथड आपको क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट नाम का एक जो है मेथड क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक व्यू रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी लिस्ट को रिटर्न किया हुआ, यहाँ पे हम कैटेगरीज डॉट न्यू कर लेते हैं, यानी कि new.blade.php हमें बनानी रहेगी कैटेगरीज फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसमें हम चाहते हैं रिसोर्सेज के अंदर और यहाँ पर जो लिस्ट वाली है यानी कि जो फाइल है उसी को मैं डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे न्यू कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस के तौर पे यहाँ पर हमें टेबल्स वगैरह नहीं चाहिए होगी और साथ में ये हमें डेटा भी नहीं चाहिए होगा बटन वगैरह का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यहाँ ये जो पेज है वो है न्यू कैटेगरी का पेज, ठीक है। और यहाँ से टेबल्स वगैरह को हम यहाँ से हटा देते हैं और हाँ अब इसको सेव करते हैं और वापस हम ब्राउजर पर चल के इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि वो हमारा पेज कैसा दिख रहा है। अभी देखिए ये बोल रहा है कि भाई सिंटैक्स एरर है कहीं पर, सिंटैक्स एरर देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम
इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए तो वापस से हम जो है सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सेमीकोलन लगा दिया। वापस से हम इसको वापस से उस पेज पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू कैटेगरी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि हमारा जो पेज है वो सक्सेसफुली लोड हो रहा है अब। ठीक है, अभी हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना रहेगा। तो फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो टाइटल लेंगे सिर्फ उसका, और हम उसको क्या करेंगे कि सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक HTML का फॉर्म आपको क्रिएट करना रहेगा। एक्शन के अंदर आपको URL देना रहेगा, वो हम बाद में देते हैं। और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड आपको क्रिएट करनी रहेगी। तो टाइप क्या है, टाइप टेक्स्ट टाइप है, और उसका नेम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए टाइटल, यानी कि जिस नाम से आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप क्लास में आप फॉर्म कंट्रोल लिख सकते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप का एक क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लीजिए। तो बटन का जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, सबमिट का। ठीक है, और यहाँ पे क्लासेस वगैरह आप ऐड कर लीजिए, जो कि है बटन और बटन इन्फो, और बटन हमारी क्या होनी चाहिए कि मार्जिन टॉप ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप रहेगा इनपुट फील्ड और इसके बीच में। और यहाँ पर जो टाइप है वो हमारा है सबमिट का। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई जैसे ही इस फॉर्म का आपको डेटा आपको क्रिएट हो जाए, उसको आपको क्या करना है कि डेटाबेस में सेव कर लेना है। यहाँ से हम जो क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं और यहाँ पर करते हैं हम इसको रिफ्रेश। अब देखिए अब ये न्यू कैटेगरी की यहाँ पर टाइटल, एक बटन और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना रहेगा कि एक्शन के अंदर हमें URL पास करना रहेगा कि जैसे ही वो बटन को सबमिट करे तो हमें इस URL को हिट करना है, जो कि है कैटेगरी स्टोर करके। ठीक है, कैटेगरी स्टोर क्या है कि हमें एक URL क्रिएट करना रहेगा अपने web.php के अंदर इसी नाम से। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और वापस से हम चलते हैं अपने web.php के अंदर और एक और URL हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिएट है मैं इसको हटा करके स्टोर कर देता हूँ दोनों जगह पर, और स्टोर जो मेथड है वो हमें कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर हमें क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो गेट है उसको हमें पोस्ट करना रहेगा, क्योंकि हम फॉर्म को सबमिट करें पोस्ट मेथड के थ्रू, गेट मेथड के थ्रू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टोर को हम जो कॉपी कर लेते हैं और वापस से चलते हैं अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर एक और मेथड हम जो क्रिएट कर लेते हैं। इस मेथड का नाम हम रखने वाले हैं स्टोर। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट टाइप का आपका एक ऑब्जेक्ट भी रहेगा, जो कि आप यहाँ से जो भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं, यानी कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं और वो पोस्ट मेथड का, तो आपको रिक्वेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो हमें लारावेल प्रोवाइड करता है, देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर। इसके अंदर से क्या होगा कि हम डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे जो भी हमें फ्रंट एंड से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको DD कर देता हूँ और बोलता हूँ कि जो भी रिक्वेस्ट में डेटा आएगा आप उसे DD कर दो, यानी कि आप यहीं पे डाई एंड डंप कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं इसको करता हूँ सबमिट। अभी देखिए बोल रहा है कि पेज एक्सपायर्ड। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि आपने वहाँ पर CSRF टोकन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। तो लारावेल क्या करता है कि जब मैचिंग करता है तो उसको पता नहीं चलता है कि भाई देखिए यहाँ पर देखिए इनपुट फील्ड के अंदर कोई हमें CSRF टोकन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल आपको CSRF आपको यहाँ पे ऐड कर देना, इसको करना है सेव और यहाँ पर करिए रिफ्रेश। तो अब देखिए लारावेल एक जो हिडन फील्ड यहाँ पर डाल दिया है टोकन के नाम से, और ये टोकन क्या करता है कि लारावेल वैलिडेट करता है अपने बैकएंड पर कि भाई जो हमारा फॉर्म है वो हमारे सही डोमेन वगैरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ये बाहरी कोई बंदा तो नहीं सबमिट कर रहा है। अब देखिए मैं इसको करता हूँ सबमिट, तो यहाँ पर मुझे टोकन और टाइटल दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब हमें इसी डेटा को हमें सेव करना रहेगा अपने डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि सबसे पहले आपको टाइटल एक्सेस करने आना चाहिए। तो यदि आपको टाइटल एक्सेस करना है तो आपको रिक्वेस्ट टाइटल लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट जो हमने डेटा पास किया था वो हमें मिल रहा है रिक्वेस्ट टाइटल के की से। अगर आपकी बॉडी है तो आप लिखिए रिक्वेस्ट बॉडी करके इस तरीके से, या जो भी आपको एक्सेस करना है आप इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है अपने मॉडल का। ठीक है, तो जो हमारी टेबल है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसके टाइटल के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि कैटेगरी टाइटल, और उस कैटेगरी टाइटल के अंदर हमने क्या किया हुआ कि रिक्वेस्ट का टाइटल डाल दिया, यानी कि जो भी उसका डेटा है वो हमने वहाँ पे डाला और फिर उसको हमने क्या किया कि सेव कर दिया। तो जो भी हमने टाइटल के अंदर डेटा डाला होगा वो क्या हो गया होगा, वो सेव हो गया होगा हमारे टेबल के उस रो के अंदर। ठीक है, और हम रिटर्न के तौर पे हम जब बैक भी कर सकते हैं, यदि आप लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न बैक तो वो बैक चले जाएगा, अदरवाइज आप उसको रीडायरेक्ट कर दीजिए उसके होम पेज पर। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा भाई रिटर्न रीडायरेक्ट, आप होम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम वापस से यहाँ पर चलते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, और हम फिर से क्या करते हैं कि एक जो डेटा डालते हैं अपने इनपुट फील्ड के अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट कैटेगरी, मैं इसको करता हूँ क्रिएट पर क्लिक। तो अब देखिए यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखने को मिलेगा। हम चलते हैं वहाँ पर और जो है वहाँ पर हम जो इसको करते हैं रिफ्रेश।
तो यहाँ पर देखिए मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैटेगरी करके मिल रहा है और यहाँ पे क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड के अंदर लारावेल क्या कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट डेट वगैरह डालते रहता है। यहाँ पर हम वापस से हम एक जो है डेटा क्रिएट करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए एक जो टेस्ट कैटेगरी आप जो ऐड कर लीजिए या फिर आप जो है इसके क्रिएट पर आप जो क्लिक कीजिए, तो देखिए अब ये भी हमारा डेटा क्या है कि डेटाबेस के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम एडिट के लिए देखते हैं कि यदि हमें एडिट करना होगा तो हमें कैसे करना रहेगा। तो एडिट के लिए सबसे पहले क्या करना रहेगा कि हमें एक URL बनाना रहेगा जिससे कि हम एडिट पेज को हम शो कर सकें। तो URL के लिए हमें क्या करना रहेगा कि हमें ए टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए बटन को मैंने ए टैग कर दिया और यहाँ पर हमें href हमें ऐड करना रहेगा। तो href के अंदर हमने क्या पास करना है कि जो भी हमें URL हम बनाएंगे अपने एडिट पेज के लिए वो हमें यहाँ पे डालना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी एडिट और यहाँ पर हमें आईडी भी पास करनी रहेगी कि आप किस आईडी को आप एडिट करना चाहते हो, यानी कि जो भी आपने कैटेगरी की आईडी यहाँ पे पास करनी रहेगी। तो उस आईडी को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ही आप जो है यहाँ पे पास करेंगे URL के अंदर कि भाई मैं इस आईडी को मैं एडिट करना चाहता हूँ। अब यही सेम चीज़ हमें बनाना रहेगा अपने web.php के अंदर डिफाइन करना रहेगा इसी URL को, ताकि लारावेल को पता चल सके कि यहाँ पर इस URL को हिट करने के लिए मुझे कौन सा पेज शो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो कैटेगरी स्टोर है इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ कि स्टोर की जगह पे अपना एडिट का जो पेज है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टोर की जगह एडिट और यहाँ पे स्टोर की जगह भी हम जो फंक्शन जो है एडिट हम जो फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पर पोस्ट की जगह पे ये क्या होगा गेट मेथड होगा, क्योंकि हम डेटा वहाँ से फैच करना चाहते हैं उस आईडी के उस कैटेगरी की जो आईडी है उसका। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जो फंक्शन क्रिएट करेंगे एडिट नाम से। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम एडिट और इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा आईडी चाहिए होगी, क्योंकि हम यहाँ से आईडी पास कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम कैटेगरी की जो है आईडी पास कर रहे हैं। ये जो आईडी होगी वो हमें web.php में डिफाइन करना रहेगा यहाँ पर कैटेगरी एडिट के टाइम पर। भाई यहाँ से हम आईडी भी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है आईडी। ठीक है, और यही सेम आईडी हमें क्या चीज़ एक्सेस करना रहेगा अपने कंट्रोलर के अंदर। तो ये जो आईडी हमने यहाँ से पास की है वो हमें अपने कंट्रोलर के अंदर चलना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा मेथड है उसके अंदर हम यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट हम पास कर देंगे कि भाई यहाँ पर जो है आपको आईडी आपको पास करनी है और उसको मैं क्या कर देता हूँ कि dd कर देता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे एडिट पे मैं जब क्लिक करता हूँ इसकी जो आईडी है वो है 1, तो यहाँ पर आपको 1 देखने को मिल रहा है। अब ये डायनेमिक हो चुका है, यानी कि यदि आप आईडी 2 पास करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये वर्किंग कर रहा है, यानी कि जो आईडी हमें मिलेगी उस आईडी का डेटा हमें फैच करना रहेगा अब डेटाबेस से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि वापस से चलता हूँ अपने कैटेगरीज मॉडल के पास में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई कि जो हमारा कैटेगरी मॉडल है जहाँ पर आईडी 1 है वहाँ का डेटा हमें क्या करो कि फैच कर दो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसको। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है यदि आपको सिंगल रिकॉर्ड यदि आपको फैच करना है तो। और यहाँ से व्यू आपको लोड करना है, तो व्यू के लिए आपको लिखना है कैटेगरीज डॉट एडिट करके। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से डेटा कुछ पास नहीं करते, अभी हम सिंपल जो है उसी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं जो हमने न्यू वाला फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ था। तो मैं इसी चीज़ को मैं सेम क्या करता हूँ कि डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ edit.blade.php। ठीक है, अभी हम एडिट वाले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पर जो न्यू है उसको हम कर देते हैं एडिट और टाइटल वगैरह सेम रहेगा, क्रिएट की जगह हम कर देते हैं अपडेट, सब कुछ सेम है। अब हम करते हैं इसको रिफ्रेश वापस से। अब देखिए अब हमें यहाँ पर एडिट कैटेगरी यहाँ पर आ चुका है, टाइटल है, अपडेट बटन है। यहाँ पर टाइटल के अंदर कोई डेटा नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने वहाँ से कुछ पास नहीं किया है अपने कंट्रोलर से। अब हम यहाँ से कंट्रोलर से हम जो क्या करते हैं कि पास कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई वहाँ पे कैटेगरी नाम से आप जो एक्सेस कर पाओगे इस कैटेगरी के डेटा को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे की एंड वैल्यू हमने पास कर दिया। तो की हमारी क्या है कैटेगरी और वैल्यू हमारी क्या कैटेगरी। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैटेगरी। ठीक है, इसमें आपको की एंड वैल्यू की तरह आपको पास नहीं करना, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है वो सेम आप लिख दीजिए और लारावेल आपको वो प्रोवाइड करके दे देगा। यहाँ पर वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है कि सेम वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके टाइटल को यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कैटेगरी टाइटल और इसको आप क्लोज कर दीजिए और वापस इसको आप सेव करेंगे और यहाँ पर जाकर आप इसको करिए रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा यदि आपको प्रिंट करना है तो आपको वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके आप जो है जो भी कीवर्ड है उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर मैं इसको वापस से पहले की तरह ही कर देता हूँ, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया हुआ था, ताकि आप
कंफ्यूज ना हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं। आपको डेटा एक्सेस करने से सिर्फ मतलब है यहाँ पर। मैं यहाँ पे वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सेम है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं आया है। अब हमें इसे अपडेट करना रहेगा। तो अब अपडेट करने के लिए क्या है कि यहाँ पर हमें एक एक्शन के अंदर मेथड क्रिएट करना रहेगा जो होगा कैटेगरी अपडेट का, ठीक है। और यहाँ पर हमें आईडी पास करनी रहेगी कि आप कौन सी आईडी का डेटा आप अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस केस में हमारी यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी आईडी हमने पास कर दी है, देखिए एक्शन के अंदर। और यहाँ पर मेथड आपको डिफाइन करना रहेगा। तो लारावेल को यदि आपको मेथड यदि आपको अपडेट करना है, यानी कि आपको फॉर्म को डेटा यदि आपको अपडेट करना, तो आप पुट या पैच में से कोई एक आप मेथड यूज कर पाओगे। तो यदि आप पुट करते हैं तो भी आप उस कैटेगरी का डेटा आप अपडेट कर पाओगे, यदि आप पैच करते हैं तो भी आप उसे अपडेट कर पाओगे। यहाँ पर सेम नाम से अब हमें क्या करना रहेगा कि web.php में एक URL बनाना रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेम चीज़ को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एडिट की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं अपडेट। और जो हमारा मेथड है उसका भी नाम आईडी हमें चाहिए होगी, क्योंकि हमने वहाँ से आईडी पास किया हुआ है। और गेट की जगह हमें क्या करना रहेगा, पुट करना रहेगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पुट मेथड है वही सेम यहाँ पर होना चाहिए। पैच है तो यहाँ पर भी आपको पैच आपको लिखना रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा मेथड है कंट्रोलर के अंदर, उसको हमें बनाना है अपडेट करके। अब हम वापस से हम यहाँ पर फंक्शन एक जो क्रिएट कर लेते हैं जो कि है हमारा अपडेट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन अपडेट। और इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट से डेटा हमें लेना रहेगा, क्योंकि जो डेटा यूजर फिल करेगा उससे हमें एक्सेस करना है, और साथ में हमें उसकी आईडी भी एक्सेस करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी भी पास कर दिया है, ठीक है। और ये आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है। और हमें इसी आईडी से क्या करना रहेगा कि डेटा हमें फैच करना रहेगा अपने डेटाबेस के से, ठीक है। यहाँ पर हम जो एक जो वेरिएबल बना लेते हैं कैटेगरी का, और यहाँ पे हम कैटेगरी से बोलते हैं कि भाई वेयर आईडी, ये वाली आईडी हो वो हमें डेटा क्या करो कि फैच करके ला कर दो, और वो हमें कैटेगरी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और यही जो कैटेगरी है उसका जो टाइटल है वो हमें अपडेट करना रहेगा रिक्वेस्ट से, जो टाइटल आएगा उसके थ्रू। तो रिक्वेस्ट टाइटल के अंदर क्या है कि वो डेटाबेस की वैल्यू है, सॉरी वो हमारे फॉर्म की वैल्यू है जो हम अपडेट वैल्यू डालेंगे। और कैटेगरी टाइटल के अंदर क्या था कि वो हमारी पुरानी वैल्यू है, यानी कि जो हमारे डेटाबेस के अंदर है वो। यहाँ पर अपडेट करने के बाद हमें वापस से सेव करना है, और सेव करने के बाद हम उसे वापस से रीडायरेक्ट कर सकते हैं उसको होम पेज पर, ठीक है। तो अभी हमने अपडेट का भी यहाँ पर कोड लिख लिया है। अब हम वापस से इसको हम जो क्या करते हैं कि सेव करेंगे, और फिर वापस से हम अपने ब्राउजर पर जाकर देखेंगे कि क्या ये डेटा को अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इसको वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट कैटेगरी। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये जो कैटेगरी वो अपडेटेड है। सबमिट करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ देखिए अपडेट करके आ गया कि भाई ये हमारी कैटेगरी अपडेट हो चुकी है, और हमारी डेटाबेस के अंदर भी क्या हो गया कि ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं भाई अपडेट टेस्ट कैटेगरी, और यहाँ पर अपडेटेड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कि भाई ये भी हमारी कैटेगरी अपडेटेड हो चुकी है। यानी कि अब हमारा क्रिएट एडिट हमारा बटन चल रहा है। अब हमें डिलीट का हमें करना रहेगा। तो डिलीट के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ना गेट मेथड से हम डिलीट करके देखते हैं कि यदि डेटा को यदि आप डिलीट करना चाहो तो आप गेट मेथड के थ्रू कैसे कर पाओगे। फिर हम उसे डिलीट मेथड के थ्रू भी करेंगे, यानी कि जो हमारा मेथड है डिलीट का उसके थ्रू भी हम उसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं एडिट वाले को, और यहाँ पर हम लिखते हैं भाई यहाँ पर जो URL है वो है डिलीट का, कैटेगरी डिलीट का, और यहाँ से आपको डिलीट आपको पास करना रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा वैसे, क्योंकि सेम हम यूज़ करें। यहाँ पर देखिए डिलीट का है, तो अभी हमें URL हमें बनाना रहेगा, क्योंकि अभी ये नॉट फाउंड है, 404 का एरर आ रहा है, क्योंकि हमने कैटेगरी डिलीट हमने बनाया नहीं है। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं और हमें वापस से चलना रहेगा कहाँ पर, web.php के अंदर। मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम चलते हैं अपने web.php के अंदर, और वहाँ पर हमें इसी नाम से हमें बनाना रहेगा एक URL, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं कि डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, देखिए इसको डुप्लीकेट किया हुआ है, और हम यहाँ पे अपडेट की जगह हम क्या कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे जो मेथड है वो हम डिलीट कर सकते हैं, या डिस्ट्रॉय मेथड है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कोई सा भी आप नाम यहाँ पर मेथड का लिख सकते हैं, उसको सिर्फ आपको कनेक्ट करना है उस URL के साथ में। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हमें मेथड बनाना है डिस्ट्रॉय का, और यहाँ से हमें आईडी एक्सेप्ट होगी, जो भी आईडी वो पास करेगा यूजर फ्रंट एंड से। और यहाँ पर आईडी वही है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी डिलीट करते टाइम में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो भी डेटा होगा उसके थ्रू हमें फैच करना रहेगा अपने कैटेगरी को। तो यहाँ पर लिखना है आपको कैटेगरी मॉडल, और यहाँ पर वेयर आईडी जो है उसकी ये वाली आईडी है,
और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर आईडी करके भी लिख सकते हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी को फैच करने के बाद हम इसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम रिटर्न और रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूजर को बैक में। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अपने डेटा बेस से ये आइटम डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, डिलीट पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ से आइटम यहाँ बोल रहा है कि पुट मेथड अलाउ नहीं है। शायद हमने मेथड का नाम चेंज नहीं किया web.php के अंदर। यहाँ पर देखिए हमने पुट लिखा हुआ है, यहाँ पे बल्कि गेट होना चाहिए। अब हम वापस इसको सेव करते हैं, हम चलते हैं बैक पर और यहाँ पे वापस से हम जो है इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर डिलीट पे हम जो क्लिक करते हैं तो अब देखिए अभी आइटम को डिलीट कर दे रहा है। यानी कि जो भी आइटम आप डिलीट करना चाहें आप इस तरीके से आप उस आइटम को आप डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम डिलीट मेथड को अब हम यूज करते हैं। तो डिलीट मेथड के लिए आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना रहेगा अपने लिस्टिंग वाले पेज पर। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना रहेगा और उस फॉर्म के अंदर हमें बताना रहेगा कि जो मेथड है वो हमारा पोस्ट है फिलहाल के लिए, और एक्शन में हमें वही यूआरएल देना रहेगा जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस चीज को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक बटन बनाना रहेगा जिसके थ्रू हम सबमिट करेंगे इस फॉर्म को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, टाइप हमारा है सबमिट का। यहाँ पर यदि आप क्लास वगैरह देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास के तौर पे आपको लिखना BTN स्मॉल और BTN डेंजर करके, और यहाँ पर आपको लिखना है डिलीट। ठीक है, अब हम इसको ऊपर वाले कोड को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर CSRF टोकन आपको ऐड करना रहेगा और आपको मेथड बताना रहेगा लारावेल को कि मेथड हमें डिलीट ही यूज करना है। ऊपर हमने पोस्ट लिखा है उसी को ओवरराइड कर देगा लारावेल और उसकी जगह वो डिलीट मेथड कर देगा। ठीक है, हम इसको वापस से क्या करते हैं कि इसको हम सेव करते हैं और चल करके अपने ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने इसको देखिए हमने यहाँ पर सेव किया हुआ है, यहाँ पर डिलीट मेथड है और डिलीट मेथड यहाँ पे हिट कर रहा है इस आईडी को और वो जाएगा इस कंट्रोलर के अंदर और यहाँ से ये जाएगा इस डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर और यहाँ से वो कैटेगरी को फैच करके उस चीज को वो डिलीट कर देगा। यहाँ से हम करते हैं इसको रिफ्रेश, तो अब देखिए यहाँ पे आइटम आ रहा है एडिट एंड डिलीट है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखिए डिलीट हो चुका है। यानी कि आपको यदि आप गेट मेथड यूज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं, बट लारावेल आपको डिलीट मेथड देता है तो आप डिलीट मेथड का आप यूज कीजिए किसी भी आइटम को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि यदि हम कोई भी एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो अभी हमारे पास कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं है। हम इस तरीके से यदि हम क्लिक करते हैं तो वो बोलता है कि भाई टाइटल आप नल नहीं रख सकते। ठीक है, आपको कोई ना कोई आइटम डालना रहेगा, तो यूजर को हमें बताना रहेगा कि भाई आपको टाइटल डालना है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपने। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर आपको वैलिडेट करना रहेगा डेटा को। तो लारावेल के अंदर वैलिडेशन बहुत ईजी है। मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोलर के अंदर ही डेटा को वैलिडेट करके दिखाता हूँ आपको। अदरवाइज आप एक सेपरेट एक जो है लारावेल की क्लास होती है उसके अंदर आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको जो भी रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ रिक्वेस्ट, उसको आपको क्या करना है वैलिडेट करना है। और यहाँ पर जो टाइटल होगा टाइटल को क्या करना है कि रिक्वायर्ड करना है। यानी कि जो भी यूजर हमें पास करके देगा, टाइटल देगा या फिर जो भी उसकी फील्ड है, मान लीजिए कोई यूजर आईडी है या बॉडी है, तो वो हमें रिक्वायर्ड चाहिए तो आपको रिक्वायर्ड करना है। यूनिक चाहिए तो आपको यूनिक होना चाहिए जो भी आपके डेटाबेस के अंदर वैल्यू है। मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से पास कर सकते हैं। इस चीज के बारे में यदि आपको मोर डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ पर सर्च पे जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है वैलिडेशन के बारे में। ठीक है, तो लारावेल के वैलिडेशन वाले पेज पर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर यदि आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लारावेल के अंदर वैलिडेशन कैसे की जाती है। यहाँ पर देखिए वैलिडेशन वगैरह की गई है, रिक्वायर्ड है, यूनिक है, पोस्ट का मैक्सिमम वगैरह डाली हुई है कि भाई कितने, आप इसको एरे की तरह भी आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद का एक वैलिडेशन रूल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल सा यूज करते हैं, यानी कि जो अपना रिक्वायर्ड है यूनिक होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा 200 का होना चाहिए। ठीक है, हम इसको वापस से सेव करते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं और हम करते हैं इसको क्रिएट पर क्लिक बिना कुछ भरे। ये हमें देखिए रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन यूजर को कुछ पता नहीं चल रहा है भाई ये सबमिट हुआ या क्या हुआ या सक्सेसफुल हुआ या फिर एरर आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उस चीज के लिए आपको चलना है अपने new.blade.php में और यहाँ पर चेक करना है कि यदि कोई एरर होता है टाइटल के नाम से, यानी कि टाइटल पर यदि कोई एरर आती है तो आपको क्या करना है कि उसको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक पी क्लास बना लेता हूँ, यानी कि पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं, उसका रेड हो जाएगा और यहाँ पर जो भी एरर आएगी उस चीज को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। तो एरर्स के लिए आपको क्या रखना है, आपको लिखना है यहाँ पे एरर्स फर्स्ट और यहाँ पर रखना है आपको टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर पी टैग को आपको क्लोज कर लेना है और यहाँ पर हम क्या करें, इसको सेव करते हैं और वापस हम चलते हैं और इसको करते हैं हम रिफ्रेश।
यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि जो इफ एल्स है उसका आपने एंड नहीं किया, तो ठीक है, हमने यहाँ पर एंड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि भाई एंड इफ, क्योंकि हमने इफ को हमने स्टार्ट किया हुआ, इफ कंडीशन हमने लगाई तो उसको हमें एंड भी करना रहेगा। अब हम वापस से कुछ फिलअप नहीं करते हैं और इसको करते हैं हम एंटर। यहाँ पर देखिए एरर आ रही है, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए फिलअप किया हुआ है टेस्ट टाइटल करके, और हम इसको करते हैं सेव। अब देखिए अभी डेटा सेव हो चुका है। मैं इसको कॉपी करके मैं ये सेम डेटा फिर से क्रिएट करता हूँ, तो यूनिक नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा फील्ड अप है। तो देखते हैं कि ये ले रहा है या नहीं ले रहा है, यानी कि डेटाबेस के अंदर एंट्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्रिएट पे हमने क्लिक किया तो अब देखिए अभी बोला कि द टाइटल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। आप इसको दोबारा नहीं डाल सकते क्योंकि ये टाइटल ऑलरेडी लिया जा चुका है, यानी कि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर है। यहाँ पर देखिए जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो एक और प्रॉब्लम आ रही है कि ये इनपुट फील्ड में से वैल्यू हटा दे रहा है, ओल्ड वैल्यू नहीं ले रहा है। उसके लिए हमें ओल्ड वैल्यू भी हमें डालनी रहेगी अपने इनपुट फील्ड के अंदर, ताकि जैसे ही कोई एरर आती है तो वो उसको फिलअप रखे, यानी कि जो हमारा पुराना डेटा है वो खत्म ना हो, वो वहीं पर रहे। तो आपके लिए यहाँ पर यूज करना है ओल्ड का वैल्यू के अंदर। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फिर से डालता हूँ टेस्ट टाइटल, मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एरर आ रही है बट हमारा डेटा वहीं का वहीं है। आप इसके अंदर फिर आप वापस से अपडेट करके आप इसको अपडेट कर पाएंगे इस चीज को। तो अभी आप देखें कि यहाँ पर हमारा जो है न्यू टाइटल हमें देखने को मिल रहा है, और यदि हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हमें मिलेगा जो हमारा टाइटल है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको एडिट कर पा रहा हूँ, मैं इसको अपडेट कर पा रहा हूँ, और उसको अब हम डिलीट भी कर पा रहे हैं डेटा को, ठीक है। और हमने वैलिडेशन वगैरह भी लगा दिया। अब हमें एक चीज़ करना रहेगा कि हमें फ्लैश मैसेज हमें डिस्प्ले करना रहेगा यूज़र को, ताकि यूज़र को पता चल सके कि कब उसने डेटा को डिलीट किया है तो कुछ मैसेज उसको दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ आपने अपडेट किया है या आपने कुछ क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करते टाइम मैं बोल रहा हूँ कि भाई विद सक्सेस मैसेज आपको भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर विद के साथ जो हमने सक्सेस लगाया हुआ है वो हमारा कीवर्ड है जिसके थ्रू हमें एक्सेस करना रहेगा। और यहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि आपने भेजा कि भाई न्यू कैटेगरी क्रिएटेड, ठीक है, विद सक्सेस। तो ये एक फ्लैश मैसेज है जो कि आपका क्या होगा कि आपको एक बार दिखाई देगा, उसके बाद फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको डिस्प्ले करते हैं, तो हम इसके नीचे कैटेगरी के नीचे हम जो है जो हमारा बटन है उसके नीचे हम यहाँ पर एक क्या करते हैं कि अलर्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ जो हमारा सेशन है उसके अंदर क्या सक्सेस जो हमारा वेरिएबल है, यानी कि मैसेज जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा सक्सेस वेरिएबल क्या हमारा सेट है या नहीं है। यदि वो सेट होता है तो ही आप इस कोड ब्लॉक को आप जो है आगे प्रोसीड करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेशन गेट, और यहाँ पर जो हमारा सक्सेस है उसका जो मैसेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको करना है एंड इफ, क्योंकि आपने ऊपर इफ का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चेक करें कि क्या कोई सक्सेस मैसेज है, यदि कोई सक्सेस मैसेज है तो उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं। और वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो यहाँ पर जो सक्सेस लिखा हुआ वही है, यदि वहाँ पर कोई एरर होता तो वहाँ पर आपको एरर लिखना होता। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेस्टिंग कैटेगरी, क्रिएट पे आप जो क्लिक कीजिए तो अब देखिए यहाँ पर एक फ्लैश मैसेज हमें देखने को मिल रहा है कि भाई न्यू कैटेगरी हमारी क्या हुई है कि क्रिएट हुई है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए अभी गायब हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो क्या कर सकते हैं कि यूजर को नोटिफाई कर सकते हैं, या यदि वो कोई एक कैटेगरी क्रिएट करता है तो उसको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मैंने कोई कैटेगरी क्रिएट की हुई है, और उसको वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है तो उसको पता चलता है कि वो किसी सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। यही सेम चीज़ आप जो है एडिट के अंदर भी कर सकते हैं, डिलीट के करते टाइम भी आप जो है कर पाएंगे। आप इसी सेम फ्लैश मैसेज को आप वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से आप एरर के लिए भी आप जो है सेम चीज़ आप यूज़ कर पाएंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर यदि आप 10-15 यदि आप डेटा डाल देते हैं तो वो पैजिनेशन में दिक्कत करता है। तो पैजिनेशन के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है, जब आप फैच करते हैं आप जो लेटेस्ट आप जो है फैच करना चाहते हैं और साथ में उसको पैजिनेट करना चाहते हैं। लेटेस्ट यानी कि जो भी आप डेटा डालेंगे वो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, और साथ में आप जो पैजिनेट करना चाहते हैं यानी कि 3-3 का आपने पैजिनेशन वहाँ पे लगा दिया है। और जिस जो आपने पैजिनेशन लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर यदि आपको पैजिनेशन का जो टेबल है वो आपको यदि आपने दिखानी है कि आप किस पेज पर है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है कैटेगरीज, यानी कि जो वेरिएबल आप पास कर रहे हैं उसका नाम, और यहाँ पे लिंक्स करके आपको लिखना रहेगा। तो उसका जो लिंक होगा वो आपको यहाँ पे बॉटम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का और प्रीवियस का। यहाँ पे आप जो है इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ के जो पेजेस वगैरह हैं वो सभी यहाँ पर दिख रहे हैं। टॉप पर आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है। इसके बारे में यदि आप मोर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे और वहाँ पर आप सर्च कर दीजिए पैजिनेशन के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर पैजिनेशन का एक डेडिकेटेड यहाँ पर एक पेज है लारावेल का, उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आप किस किस टाइप से आप पैजिनेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल पैजिनेट्स करके है, पैजिनेट है, और यहाँ पे 15 है, 20 है, इस तरीके से आप उसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं। तो ये है हमारा पैजिनेशन का कि यदि आपको पैजिनेशन यदि आपको ऐड करना है तो आपको कैसे ऐड करना है। यहाँ पर देखिए आपने लिस्टिंग, न्यू और एडिट पेज में आपने सेम जो ये बूटस्ट्रैप का CDN है आपने हर जगह आपने यूज़ किया हुआ है। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक पेज में आप डाल सकते हैं लारावेल के ब्लेड के अंदर। तो लारावेल के ब्लेड के अंदर हम क्या करते हैं कि एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले व्यूज फोल्डर के अंदर लेआउट्स नाम का, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा ऐप के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और इसका नाम हम दे देते हैं app.blade.php, ठीक है। इसको हम जो है सेव करते हैं और यहाँ पर हम सेम कोड हम जो है एक का कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से बॉडी तक का मैं यहाँ पे कोड इसकी कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये सेम है, ये कॉमन है हमारे तीनों पेजेस के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे क्या करते हैं कि क्लोज करते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पर लिखना रहेगा यील्ड और यहाँ पे आपका एक जो नाम लिखना रहेगा जो कि है मेन नाम से। इसी नाम से हम क्या क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं उस पेज के कोड को, ठीक है। अब अभी हमें क्या करना है कि इसको हमें यहाँ से हटा देना है। देखिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हमें उस पेज को हमें लाना रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है एक्सटेंड्स और यहाँ पर आपको लिखना है उस फोल्डर का नाम लेआउट्स फोल्डर है और उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है ऐप की, ठीक है। तो व्यूज फोल्डर के अंदर लेआउट्स है और लेआउट्स के अंदर app.blade.php, तो आपको इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर जो हमने यील्ड के अंदर जो मेन लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर लिखना है भाई सेक्शन जो हमारा मेन है उसके अंदर आप ये सब चीज़ें डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप लेआउट फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ मेन यील्ड के अंदर और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर लिखना है सेक्शन के थ्रू कि भाई जो हमारा मेन सेक्शन है उसके अंदर आप जो ये चीज़ डाल दो। और यहाँ पर यदि सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो उसका एंड भी होगा, तो मैं यहाँ पर इसको एंड कर देता हूँ भाई यहाँ पर ये मेन सेक्शन एंड हुआ है। यदि कोई दूसरा यील्ड भी है तो आप वहाँ पर भी आप इसको डाल सकते हैं किसी और नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए आपके एडिट वाले पेज पर, सॉरी लिस्टिंग वाले पेज पर, क्योंकि हमने लिस्टिंग वाले पेज पर किया हुआ है। सेम चीज़ आपको क्या करना है कि आपको न्यू वाले पेज पर भी करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और नीचे इन दोनों को हटा करके हम वापस से यहाँ पर एंड सेक्शन कीवर्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हम इसको सेव करेंगे, वापस से हमें एडिट में भी सेम चीज़ करना रहेगा क्योंकि हमने सेम चीज़ हमने यूज़ किया हुआ है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि हम लोग यदि कुछ बाद में CDN यदि आपको चेंज करना तो आपको सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है। CSS आपको ऐड करना तो सिर्फ आपको एक फाइल में आपको ऐड करना है और वो आपको सभी फाइलों में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। न्यू पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे। यदि आप एडिट पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसके लेआउट में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप सोर्स कोड में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिएगा कि यहाँ पर जो CSS वगैरह है सभी पेजेस में अभी भी वर्क कर रही है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।